नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं ब्रिजेश और खास पेशकश ट्रंप इफेक्ट आईटी कंपनियों की मुसीबत में आपका बहुत स्वागत है। भारतीय लोगों को जॉब देने पर अमेरिका में ओरेकल पर केस हो गया है। इन्फोसिस और टीसीएस पर भी ऐसा मुकदमा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही टेक्नोलॉजी कंपनियों की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। खासकर आईटी कंपनियों पर मुकदमे हो सकते हैं। अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट ने ऐसे संकेत दिए हैं। ओरेकल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। नौकरी देने के मामले में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए यूएस लेबर डिपार्टमेंट ने मुकदमा किया है। डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया है कि कंपनी नौकरी देने में एशियंस और खास तौर पर एशियन इंडियंस को अहमियत दे रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका में काम कर रही भारतीय आईटी कंपनियां मसलन इन्फोसिस और टीसीएस पर भी इस तरह के मुकदमे हो सकते हैं। और इस मामले में ओरेकल का भी जवाब आ गया है। ओरेकल ने अपनी सफाई में कहा है कि ये शिकायत राजनीति से प्रेरित है। कंपनी के मुताबिक उस पर लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और बिना किसी मेरिट के आधार पर लगाए गए हैं। जवाब में कहा गया है कि कंपनी सभी कर्मचारियों को समान मौका देती है और हायरिंग और सैलरी का फैसला बिना किसी भेदभाव के बल्कि अनुभव और मेरिट के आधार पर होता है। और इसमें बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान अमित मालविया जी हैं, आईटी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। अब पहला सवाल यही कि जब से ट्रंप ने प्रेसिडेंट का चुनाव जीता उसके बाद से ही थोड़ी सी बेचैनी थी आईटी कंपनियों में, खासकर इंडियन आईटी कंपनीज की अगर हम बात करें। आपको लगता है कि अब ओरेकल के खिलाफ जिस तरह से मामला शुरू हुआ है, आगे आने वाले समय में भारतीय कंपनियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में खुद बताया कि ओरेकल के अगेंस्ट जो केस हुआ उसके जवाब में उन्होंने इस बात को खारिज किया और कहा कि ये शिकायत डोमेस्टिक कंसर्न से प्रेरित है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद काफ़ी सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका फर्स्ट की बात करी है या अमेरिका में जॉब्स लाने की बात करी है, उन्होंने उस संदर्भ में कही है जहाँ पे अमेरिका में लोगों के पास स्किल सेट अवेलेबल है और फिर भी वो काम कहीं बाहर हो रहा है या कहीं और प्रोडक्शन हो रहा है और वहाँ से सामान अमेरिका में निर्यात किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को नुकसान झेलना पड़ रहा है और उनके लोगों को वहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। अगर हम हिंदुस्तान को देखें और हमारी जो आईटी कंपनियाँ हैं जो अमेरिका में, यूरोप में और देश के हर अलग अलग देश में आज अपना बिजनेस करती हैं, एक जो बड़ी आप विशेषता पाएंगे वो ये है कि इन कंपनियों द्वारा दी गई सर्विस ऐसी सर्विस है जो शायद उन देशों में उतनी मात्रा में स्किल्ड लोग नहीं अवेलेबल हैं। इसीलिए अमेरिकन या फिर यूरोपियन या फिर ऑस्ट्रेलियन या अफ्रीकन देशों में जो लोग हैं वो इंडियन कंपनीज की तरफ देख रहे हैं जी। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो एक खुद माइग्रेंट पॉपुलेशन से बना हुआ देश है वो किसी भी ऐसी कंपनी को या किसी भी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को ब्लॉक करने का प्रयास करेगा जो उसकी इकोनॉमी को बढ़ोतरी देती है, जो उसकी इकोनॉमी को वैल्यू ऐड करती है। लेकिन सर, और इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की कंपनियों को जी चिंता करने का कोई बात नहीं। सवाल ये था कि और शपथ लेते ही मिस्टर ट्रंप ने ये कहा कि बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन और अमेरिका फर्स्ट, इस तरह के उन्होंने जो नारे दिए हैं, बयान दिए हैं। चुनाव के दौरान भी कैंपेन में हमने सुना था कि इस तरह की बातें वो करते थे और खासकर आउटसोर्सिंग को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा उनके तेवर जो है सख्त थे और वैसे ही कुछ अब देखने को भी मिल रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि कानून भी बहुत सारे हैं अमेरिका में और उन्होंने अगर ये कह दिया है कि अमेरिकियों को ही आप रोज़गार देंगे और रोज़गार की बात उन्होंने की है, तो कैसे मिलेगा अमेरिकियों को रोज़गार? हालांकि जो बात आपने कही है, यहाँ के आईटी एक्सपर्ट्स भी ये बात कहते रहे हैं कि अमेरिका में स्किल्ड लेबर की कमी है, इस वजह से उनको दूसरे देशों से, खासकर एशियन कंट्रीज से हायरिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल। और देखिए, जो हमारी कंपनियां जिस तरीके का काम करती हैं वो वैल्यू एडेड काम है, वो बॉटम ऑफ द पिरामिड का जो काम है वो आज हिंदुस्तान की कंपनियां नहीं करती हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट डिज़ाइंस होते हैं, यहाँ हाई एंड रिसर्च किया जाता है
जो टेक्नोलॉजी कंपनी के जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं जो अमेरिका में काम करते हैं, वो काफ़ी इवॉल्व्ड स्किल्स पे काम करते हैं, वो अमेरिकन कंपनियों के लिए काम करते हैं और अमेरिकन कंपनियों के मुनाफे को बढ़ाते हैं। इस सूरत में ऐसा मान लेना कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कल इनॉग्रल एड्रेस में भी कही, उससे सीधा इंडिया को इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये थोड़ा एक जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय रहेगा और मुझे लगता है कि हमें हिंदुस्तान की तरह अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है और ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप काफ़ी फ्रंट्स पे रहेगा, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके हो। तो एक ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप जो स्ट्रेटेजिक हो अमेरिका के लिए भी और हमारे लिए भी। और वैसे भी हर देश को अपनी ज़रूरतों को और अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले रखना चाहिए और इंडिया भी वही करेगा और अमेरिका भी वही करेगा। जी अमित जी, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात आईटी कंपनीज की कर रहे हैं और आपने अमेरिकन कंपनीज की तो बात की, लेकिन जो इंडियन आईटी कंपनीज है, खासकर टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, वो भी काफ़ी मुश्किलों में रही हैं। उनके खिलाफ भी ये भेदभाव का मामला अभी से नहीं, बहुत पहले से चलता रहा। 2011 में एक मामला इन्फोसिस के खिलाफ शुरू हुआ था, हालांकि 2012 में कंपनी वो केस जीत गई थी, लेकिन फिर 2014 में केस किया गया इसी को लेकर और वीज़ा मिसयूज़ का मामला भी उनके खिलाफ लगाया गया था। टीसीएस के खिलाफ भी इस तरह के मामले आते रहे हैं। अब एक बात ये भी कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो पुराने मामले हैं, अमेरिका में ऐसा कानून भी है कि अगर आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है तो 7 साल बाद भी आप लॉ सूट फाइल कर सकते हैं। तो अब इस तरह का अंदेशा भी जताया जा रहा है कि पुराने बहुत से मामले भी उभर कर सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में इंडियन कंपनीज के लिए क्या मुश्किल हो सकती है? देखिए, अमेरिका एक बहुत ही सुव्यवस्थित डेमोक्रेसी है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, वहाँ का जुडिशियल प्रोसेस भी काफ़ी रोबस्ट है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सडनली सत्ता परिवर्तन होने के बाद उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल्कुल अलग नज़रिया ले लेंगे इन सारे मुद्दों का। जहाँ तक ये जो कुछ केसेस की आपने अब बात बताई, वो हमेशा रहेंगे, वो पिछली सरकार में भी रहे, वो शायद आने वाले दिनों में भी रहेंगे। लेकिन जो उनका जुडिशियल प्रोसेस है, जो उनके लॉज हैं, जो उनके सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, जो उनके प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो सब अपना काम करेंगे। और इन सब को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जहाँ पे पिछले सारे केसेस को खोल दिया जाएगा और फिर उनको दोबारा रिव्यू किए जाएगी। ऐसा नहीं किया जाएगा। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी एक बहुत ही सफल इंटरनेशनल बिजनेसमैन रहे हैं। उन्होंने देश भर में, देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग कोनों में बिजनेस किया है। वो इन चीज़ों को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि किस तरीके के देश में किस तरीके का स्किल अवेलेबल है। अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, जैसा वो कह रहे हैं, उनको किस जैसे स्किल सेट की ज़रूरत है, वो स्किल सेट कौन से देश में मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी अ वेरी प्रैग्मेटिक प्रेसिडेंट एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न। तो हम जल्दबाजी ना करें और कोई निर्णय ना लें और आने वाले दिनों में देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि लेकिन अमेरिका और इंडिया के बीच में काफ़ी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, आप काफ़ी उम्मीदवार हैं। आपको लगता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है काफ़ी प्रैग्मेटिक प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन जो उन्होंने संकेत दिए हैं वो ज़रूर बेचैनी पैदा करते हैं। आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति की कमान संभालते ही अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर साफ कर दिया कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अमेरिकियों के लिए रोजगार का जो वादा किया था उसे लेकर वो कितने गंभीर हैं। आउटसोर्सिंग का विरोध करने वाले ट्रंप के तेवरों से विदेशी कंपनियों और खासकर आईटी कंपनियों में बेचैनी बढ़ गई है। Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. इस लम्हे के साथ अमेरिका में ट्रंप टाइम शुरू हो गया। 70 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। तालियों की गड़गड़ाहट और तोपों की सलामी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने उसी लाल टाई, सफेद शर्ट और ब्लैक ब्लेजर में शपथ ली जिसमें वो ज्यादातर मौकों पर दिखाई देते हैं। पूरा परिवार साथ था। ट्रंप ने शपथ लेने के बाद जो भाषण दिया उसका मजमून ये है कि अब से अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिकियों का हित पहले। From this day forward, a new vision will govern our land.
from this day forward, it's going to be only America first. America first. पिछले 60 सालों में ट्रंप दूसरे गैर सियासी राष्ट्रपति हैं। ट्रंप की कैबिनेट में भी ज्यादातर चेहरों को राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन ट्रंप का एजेंडा साफ है। ट्रंप ने 20 मिनट के भाषण में जो कहा, उसमें पिछली ओबामा सरकार पर कटाक्ष भी था और पॉलिसी बदलने का इशारा भी। Higher America. We've defended other nations' borders while refusing to defend our own. डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में करीब 8 लाख लोग मौजूद थे। ट्रंप ने बार बार अपने भाषण में अमेरिका फर्स्ट की आवाज बुलंद की और हर बार तालियों की आवाज से मौजूद लोगों ने जवाब दिया। We will follow two simple rules. Buy American and hire American. ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद भी उसी शब्द का इस्तेमाल किया जो उनके चुनाव का मुख्य एजेंडा भी था, इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा। We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. हालांकि ऐसा भी पहली बार हुआ कि किसी राष्ट्रपति का इतने बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में डेमोक्रेटिक पार्टी के 60 सांसद शामिल नहीं हुए। मेक्सिको में महिलाओं ने इस अंदाज में ट्रंप का विरोध किया। महिलाओं ने एक दूसरे के बालों के साथ अपने बालों को बांधकर विरोध जताया। वहीं न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के बाहर भी विरोध हुआ। विरोध करने वालों में न्यूयॉर्क के मेयर भी शामिल थे। विरोध की अलग सियासत हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका में ट्रंप युग का आगाज हो चुका है। ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स बन चुके हैं। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ओबामा को हेलीकॉप्टर के दरवाजे तक छोड़ने गए और फिर शुरू हुआ ट्रंप का व्हाइट हाउस के लिए सफर। बैंड की धुन, गाड़ियों का लंबा काफिला और सड़क पर दोनों तरफ लोगों के स्वागत के बीच ट्रंप का कारवां व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ा। कुछ देर तक ट्रंप और मेलेनिया पैदल भी चले, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। और फिर आया वो लम्हा जब ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे। पूरा परिवार साथ था। परिवार के सबसे छोटे सदस्यों के साथ ट्रंप बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। मिलिट्री बैंड की धुन पर नए राष्ट्रपति को सलामी दी गई। ट्रंप ने खड़े होकर जवानों को सलामी दी। अब जिन सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना है, उनके साथ बातचीत भी करते हुए दिखाई दिए ट्रंप। व्हाइट हाउस का मेजबान अब बदल गया है। ओबामा का हेलीकॉप्टर उन्हें कैलिफोर्निया के पास पाम स्प्रिंग्स ले गया है, जहां वो परिवार के साथ छुट्टियां मनाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभाल ली है। ट्रंप के फैसलों पर अब दुनिया की नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अब भारत की नज़र उनकी नीतियों पर रहेगी। भारत को लेकर उनका रुख और नीतियां क्या रहेंगी, ये आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित करेंगी। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि एनएसजी सदस्यता और दूसरे मुद्दों पर अमेरिका का भारत के प्रति रुख वही रहेगा जो ओबामा के समय था। दूसरी तरफ ये भी देखने लायक होगा कि ट्रंप की पाकिस्तान और चीन को लेकर क्या सोच होगी, क्या कदम होंगे। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वो अमेरिका के अच्छे दिनों की कामना करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के संबंध और अच्छे होंगे और वो अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को लेकर आशावान हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के फौरन बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने पर आपको बधाई। आपको शुभकामनाएं कि आप आने वाले सालों में अमेरिका को पहले से बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी हमारे साझा मूल्यों और साझा हितों में निहित है।
तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत उम्मीद जताई है कि अच्छे रिलेशंस रहेंगे अमित जी, लेकिन एक पेचीदा मुद्दा और है जो हो सकता है कि खटास पैदा करे, H1B वीज़ा का मामला। और हम सब जानते हैं कि 65,000 जो H1B वीज़ा अमेरिका जो इशू करता है उसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस होते हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलता है। अब इसमें बदलाव की तैयारी भी हो रही है। इसके संकेत अटॉर्नी जनरल जिनको नियुक्त किया गया है उन्होंने भी दिया है कि इसमें बदलाव होगा। उन्होंने तो बार बार ये कहा कि इसका अब्यूज़ होता रहा है, उससे रोकने के लिए अगर कुछ बदलाव होते हैं तो आपको लगता है कि भारतीय नौकरियों पर असर पड़ सकता है? देखिए, भारत की सरकार जो नया एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में कार्यभार संभाल रहा है उससे बातचीत करेगा और जो भी कुछ मसले होंगे, जैसे अगर H1B वीज़ा पे कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं तो उसके बारे में भी बात करी जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अमेरिका और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं वो पहले से और भी मजबूत होंगे और हमारे देश से होने वाला एक्सपोर्ट या हमारे देश से जो सेवाएं, हमारे देश की कंपनियां अमेरिका में जो सेवाएं देती हैं और जो हमारे प्रोफेशनल्स वहां काम करते हैं उनकी प्रॉस्पेक्ट्स पे कोई बहुत बड़ा बदलाव आए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी हमसे बात करने के लिए। अमित मालविया, IT एक्सपर्ट की उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। और फिलहाल जो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो कुछ समय की बात है, आगे चलकर सब ठीक हो।